2014 बीटीएस का रुकी टाइम अपने डेब्यू ईयर को सरवाइव करने के बाद बीटीएस के करियर में बहुत बड़ा चेंज आने वाला था। अपने सेल्फ प्रमोशन और काफी यूनिक कॉन्सेप्ट के सॉन्ग्स डिलीवर करने के बाद बीटीएस के फैंस काफी ज्यादा बढ़ चुके थे। लेकिन 2014 में बीटीएस की हिस्ट्री काफी ज्यादा डार्क होने वाली थी, क्योंकि इस साल बीटीएस का करियर बहुत सारे अप डाउन से भरा हुआ था और बीटीएस की पेरेंट कंपनी बिग हिट एंटरटेनमेंट को इस साल बहुत बड़ा लॉस फेस करना पड़ता है। जहां 2014 की शुरुआत में बीटीएस काफी ज्यादा अच्छा परफॉर्म करते हैं, तो वहीं उस सक्सेस के बाद बीटीएस का मोस्ट एम्बिशियस प्रोजेक्ट बिलो एवरेज रहता है। अगर आप बीटीएस की 2014 यानी उनके डार्केस्ट ईयर की हिस्ट्री जानना चाहते हो तो इस वीडियो को पूरा देखना। सो हेलो गाइस, वेलकम टू Kpop वर्ल्ड। आज की इस वीडियो में मैं आपको बीटीएस की 2014 यानी उनके रुकी टाइम की हिस्ट्री बताने वाला हूं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इससे पहले फॉर्मेशन ऑफ बीटीएस और बीटीएस की 2013 की हिस्ट्री को जरूर चेकआउट करना। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो लेट्स बिगिन। बीटीएस का डेब्यू ईयर किसी बड़े आइडल ग्रुप जैसे एक्सो या बिग बैंग जैसा ग्रैंड तो नहीं निकलता, लेकिन एक ऑलमोस्ट बैंकरप्ट कंपनी के थ्रू डेब्यू होने वाले आइडल ग्रुप के पर्सपेक्टिव से उनकी कमर्शियल परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी। और यही सबसे बड़ा रीज़न था कि बीटीएस मेलन म्यूजिक अवार्ड्स के साथ साथ गोल्डन डिस्क और सोल म्यूजिक अवार्ड्स में भी बेस्ट न्यू आर्टिस्ट जीत पाए थे। और उनकी डेब्यू और कमबैक एल्बम टू कूल फॉर स्कूल और ओ आर यू लेट के सॉन्ग्स को साउथ कोरिया के साथ साथ इंटरनेशनल केपॉप फैंस ने भी काफ़ी ज़्यादा पसंद किया था। बीटीएस ने अपने म्यूजिक के थ्रू स्टूडेंट्स पर हो रहे स्टडी के प्रेशर को जिस तरीके से एड्रेस किया था, उसकी वजह से कई सारे नेटिजन्स ने उनको काफ़ी ज़्यादा प्रेज किया था। और बीटीएस के फैंडम में मेजॉरिटी ऑफ पीपल यंगस्टर्स खास करके स्टूडेंट्स थे। और 2014 की शुरुआत में बीटीएस को अपने नेटिव मार्केट यानी साउथ कोरिया में भी रिकॉग्निशन मिलना शुरू हो चुकी थी। उनका फैंडम तो एक्सपेंड हो रहा था, लेकिन 2013 के बी फ्री के इंसिडेंट की वजह से उनको काफ़ी ज़्यादा ट्रोलिंग भी फेस करनी पड़ती है। लेकिन बीटीएस के मेंबर्स इस हेट को इग्नोर करते हुए अपने कमबैक की प्रेपरेशन कंटिन्यू रखते हैं और इस प्रेपरेशन में वो अपने व्लॉग्स पोस्ट करना बंद नहीं करते। अगर किसी बिग थ्री आइडल या किसी सेलिब्रिटी की बात की जाए तो वो अपनी पर्सनल लाइफ जितना हो सके उतना प्राइवेट रखते हैं, लेकिन बीटीएस के मामले में ऐसा नहीं था। डेब्यू से पहले और बाद में बीटीएस के मेंबर्स ने अपनी लाइफ में क्या कुछ किया है, ये सब कुछ उन्होंने अपने फैंस को अपने व्लॉग्स के थ्रू बताया है। यही वजह थी कि अभी तक बीटीएस के पास मोस्ट जेन्युइन फैन बेस था। लेकिन बीटीएस के इस यूनिक कॉन्सेप्ट की वजह से उनकी ऑडियंस अभी भी काफी ज्यादा लिमिटेड थी और बीटीएस का फैंडम अभी भी किसी आइडल ग्रुप के कंपेयर में काफी ज्यादा कम था। और अब क्योंकि बीटीएस की फर्स्ट कमबैक एल्बम ओ आर यू लेट की प्रमोशन और उनके सॉन्ग्स की लाइव परफॉर्मेंस की ब्रॉडकास्टिंग खत्म हो चुकी थी, इसलिए बीटीएस को फौरन कमबैक करना भी काफी ज्यादा जरूरी था ताकि उनकी ब्रांड वैल्यू और उनका फैंडम कंसिस्टेंटली बढ़ता रहे। और बीटीएस मेंबर्स ने अपने नेक्स्ट कमबैक की प्रेपरेशन भी लगभग कंप्लीट कर ली थी। ज्यादातर आइडल्स के डेब्यू के टाइम कंपनीज एक सिंगल कॉन्सेप्ट पर एक पूरी एल्बम बनाती है और कमबैक के टाइम कोई दूसरा कॉन्सेप्ट और थीम। लेकिन बीटीएस ने स्कूल कॉन्सेप्ट को बेस रखकर एक ट्रिलॉजी प्लान की थी, जहां हर एक एल्बम स्कूल के अलग अलग सिनेरियो को कवर करेगी। टू कूल फॉर स्कूल जहां स्कूल में एंटर होने वाले टाइम से रिलेटेड था, वहीं ओ आर यू लेट टू स्कूल टाइम और स्टडी के टाइम को फॉलो करती है। लेकिन इन दो एल्बम्स में दो मेन सिमिलैरिटीज थी, स्ट्रेट फॉरवर्ड लिरिक्स और डार्क थीम्स, जो एक हिप हॉप आर्टिस्ट का सिग्नेचर मूव है। म्यूजिक की बात की जाए तो टू कूल फॉर स्कूल जहां फुली हिप हॉप बेस थी, वहीं ओ आर यू लेट टू इस जॉनर के साथ साथ R&B साउंड भी कैरी करती है। लेकिन इस ट्रिलॉजी की लास्ट इंस्टॉलमेंट इन दोनों एल्बम से काफी ज्यादा अलग होने वाली थी और ये एल्बम भी ओ आर यू लेट टू की तरह एक मिनी एल्बम ही थी। आगे बढ़ने से पहले एक बहुत ही खास बात बताना जरूरी है। केपॉप में ज्यादातर एल्बम्स ईपी यानी एक्सटेंडेड प्ले के फॉर्मेट में ही रिलीज की जाती हैं, जिसको एक तरीके की मिनी एल्बम भी कहा जाता है। इस तरीके के फॉर्मेट्स के सॉन्ग्स काफी ज्यादा एक्सपेरिमेंटल होते हैं और उनकी प्रोडक्शन कॉस्ट और टाइम दोनों ही काफी ज्यादा कम होते हैं। और क्योंकि केपॉप में काफी ज्यादा इंटेंस कंपटीशन है, इसलिए आइडल्स कंसिस्टेंटली कमबैक करने के लिए ईपी यानी एक्सटेंडेड प्ले ही रिलीज करते हैं। हालांकि इसके अलावा और भी कई सारे एल्बम फॉर्मेट्स केपॉप में यूज किए जाते हैं, लेकिन ईपी सबसे ज्यादा कॉमन एल्बम फॉर्मेट है। और 2014 में फरवरी 12 को बीटीएस अपनी सेकंड मिनी एल्बम और अपनी स्कूल ट्रिलॉजी की लास्ट इंस्टॉलमेंट स्कूल लव अफेयर से
कमबैक करते हैं। टाइटल और एल्बम कवर से ही आप ये समझ जाओगे कि ये बीटीएस की पहली 2 एल्बम से काफी ज्यादा अलग है। ये एल्बम असल में स्कूल टाइम के उस एलिमेंट को एक्सप्लोर करती है जो ज्यादातर आइडल्स अपने सॉन्ग्स में यूज करते हैं, जो है यंग लव, और इसी कॉन्सेप्ट और थीम पर बेस्ड है इसका लीड सिंगल बॉय इन लव। इस सॉन्ग में स्कूल टाइम के यंग लव को एक्सप्रेस किया जाता है, पहला पहला प्यार जैसा टाइप। और थीम वाइज भी ये सॉन्ग अपने प्रीवियस सिंगल से काफी ज्यादा अलग रहता है। सॉन्ग्स जैसे नो मोर ड्रीम और नो हिप हॉप म्यूजिक के साथ साथ डार्क थीम्स को फॉलो करते हैं। वहीं इस सॉन्ग में हिप हॉप म्यूजिक के साथ साथ पहली बार लाइट टोन को मिक्स किया गया था। बीटीएस की इस एल्बम को उनका सबसे पहला आइडल बेस्ड कॉन्सेप्ट माना जाता है, क्योंकि इस म्यूजिक वीडियो में वो एलिमेंट्स थे जो ज्यादातर आइडल्स अपनी म्यूजिक वीडियो में यूज करते हैं। कैची म्यूजिक, लाइट टोन और कोरियोग्राफी पार्ट। टू कूल फॉर स्कूल और ओ आर यू लेट 2 में भी कई सारे लाइट टोन म्यूजिक्स थे, जैसे लाइक और कॉफी। लेकिन स्कूल लव अफेयर बीटीएस की सबसे पहली लाइट टोन्ड मिनी एल्बम थी, जिसमें टोटल 12 ट्रैक्स शामिल थे, एक से बढ़कर एक। एल्बम रिलीज के बाद बीटीएस अपने सॉन्ग बॉय इन लव को अलग अलग म्यूजिक प्लेटफॉर्म पर लाइव परफॉर्म करते हैं, और ये सॉन्ग 2014 की शुरुआत में काफी ज्यादा वायरल रहता है। इससे पहले बीटीएस के सॉन्ग्स काफी ज्यादा रैप ओरिएंटेड थे, लेकिन बॉय इन लव में रैप के साथ साथ वोकल्स को भी इक्वली ब्लेंड किया गया था, खास करके जंगकुक और जिमिन के एंडिंग हाई नोट्स। और लाइव परफॉर्मेंस ऑडियंस को बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं करती। बीटीएस की इस लाइव परफॉर्मेंस के बाद उनकी फैन फॉलोइंग काफी तेजी से बढ़ने लगती है, और बॉय इन लव की लाइव परफॉर्मेंस ब्रॉडकास्टिंग के टाइम बीटीएस अपनी सबसे पहली ऑफिशियल फैन मीटिंग भी ऑर्गेनाइज करते हैं, और सरप्राइजिंगली 3000 आर्मीज इस फैन मीटिंग को अटेंड करते हैं, जिसको बीटीएस इस ग्लोबल ऑफिशियल फैन क्लब आर्मीज फर्स्ट मस्टर कहा जाता है। और इस फैन मीटिंग में बीटीएस स्कूल लव अफेयर के कई सारे सॉन्ग्स लाइव परफॉर्म भी करते हैं। बीटीएस की ये एल्बम उनकी सबसे पहली एल्बम बनती है जिसने अपने फर्स्ट डे पर 1000 प्लस कॉपी सेल की थी, और फर्स्ट मंथ सेल तो लिटरली 40,000 तक पहुंच जाती है। साथ ही साथ बॉय इन लव की लाइव ब्रॉडकास्टिंग 1 महीने से ज्यादा तक चलती है। स्कूल लव अफेयर और बॉय इन लव की म्यूजिक वीडियो रिलीज के 2 महीने बाद यानी कि अप्रैल में स्कूल लव अफेयर का रीपैकेज स्पेशल एडिशन भी रिलीज किया जाता है, बी साइड ट्रैक 1 डे के साथ। अभी तक बीटीएस ने जितने भी सॉन्ग्स लाइव परफॉर्म किए थे उनमें काफी ज्यादा हार्डकोर कोरियोग्राफी और शार्प म्यूजिक यूज किया जाता है, लेकिन जस्ट 1 डे ज्यादा बैलेड और वोकल ओरिएंटेड था, जिसमें ज्यादा इंटेंस कोरियोग्राफी शामिल नहीं होती। स्पेशल एडिशन के प्रमोशन के टाइम स्कूल लव अफेयर की ओरिजिनल एल्बम एक बहुत ही अलग माइलस्टोन अचीव करती है, जहां ये बीटीएस की सबसे पहली एल्बम बन जाती है जिसने गाउन चार्ट्स में नंबर 1 पोजीशन हासिल की हो। इसके अलावा ये बिलबोर्ड वर्ल्ड एल्बम चार्ट्स में भी नंबर 3 पर डेब्यू करती है, जो बीटीएस के लिए उस टाइम बहुत ही बड़ा अचीवमेंट था। इसके अलावा रीपैकेज यानी स्कूल लव अफेयर स्पेशल एडिशन भी अपने फर्स्ट मंथ में 15,000 कॉपी सेल करने में कामयाब रहती है। इतनी मैसिव ग्रोथ के बाद सबको यही लगता था कि बॉय इन लव उनका सबसे पहला ब्रेक थ्रू सॉन्ग बन जाएगा, यानी कि वो सॉन्ग जिससे आइडल ग्रुप्स अपना सबसे पहला म्यूजिक शो अवार्ड जीतते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता। बॉय इन लव का बेसिक कॉन्सेप्ट था स्कूल और लव के रिलेटेड, और इस तरीके का कॉन्सेप्ट कई सारे रूकी ग्रुप्स में काफी ज्यादा कॉमन है, जिसके चलते बीटीएस पर ये एलिगेशन लगते हैं कि उन्होंने किसी दूसरे आइडल ग्रुप का कॉन्सेप्ट कॉपी किया है, यानी कि प्लेजियरिज्म। और ये एक्यूजेशन असल में बीटीएस के हेटर्स के फैलाए गए रूमर्स की वजह से लगे थे, लेकिन बिग हिट एंटरटेनमेंट और आरएम साइलेंट रहना ही चुनते हैं, क्योंकि उस टाइम किसी भी तरीके का पब्लिक बैकलैश उनके लिए काफी ज्यादा नुकसानदायक हो सकता था, और इसी वजह से बीटीएस अपना सबसे पहला म्यूजिक शो अवार्ड जीतने का चांस मिस कर देते हैं। लेकिन स्कूल लव अफेयर के परफॉर्मेंस के साथ बीटीएस मेंबर्स काफी ज्यादा सैटिस्फाई रहते हैं, और वो अपने सभी थॉट्स व्लॉग्स के थ्रू शेयर करते रहते हैं। इसी बीच बीटीएस की एनिवर्सरी भी आ जाती है, जो किसी भी आइडल ग्रुप के लिए काफी ज्यादा स्पेशल होती है। बीटीएस जैसे स्मॉल ग्रुप के लिए अपना डेब्यू ईयर ही सर्वाइव करना काफी ज्यादा बड़ी बात थी, और बीटीएस अपनी एनिवर्सरी तक पहुंच जाते हैं। ये एक बहुत बड़ा प्रूफ था कि उनके पास काफी ज्यादा पोटेंशियल है। और 13 जून 2014 को बीटीएस अपना एनिवर्सरी सेलिब्रेशन ब्लॉग पोस्ट करते हैं। हालांकि वो ज्यादा ग्रैंड तो नहीं होता, लेकिन उसमें कई सारे इमोशंस भरे हुए थे। एनिवर्सरी के बाद बीटीएस का करियर 2014 में बहुत ही ज्यादा डीप जाने वाला था। जुलाई 2014 में बीटीएस को एक बहुत ही यूनिक अपॉर्चुनिटी मिलती है। एमनेट चैनल उनको एक रियलिटी शो ऑफर करता है। हालांकि ये रियलिटी शो हिप हॉप रैपर्स के लिए होता है, लेकिन क्योंकि बीटीएस भी एक हिप हॉप बेस्ड आइडल ग्रुप था, इसलिए वो इस शो के लिए काफी ज्यादा परफेक्ट थे। इस शो का नाम होता है अमेरिकन हसल लाइफ। इस शो में बीटीएस को लॉस एंजलिस भेजा जाता है, जहां पर वो प्रोफेशनल हिप हॉप आर्टिस्ट से
हिप हॉप कल्चर सीखते हैं, जैसे वॉरेन जी, कूलियो और भी बहुत सारे। ये शो दिखने में काफी ज्यादा एंटरटेनिंग लगता है, लेकिन बीटीएस मेंबर्स के लिए ये शो काफी ज्यादा डार्क था, क्योंकि बीटीएस में आरएम को छोड़कर किसी भी मेंबर को फ्लुएंटली इंग्लिश नहीं आती थी। लैंग्वेज बैरियर होने की वजह से बीटीएस मेंबर्स को इसमें काफी ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है। और ये शो इतना डार्क क्यों है, ये आप बीटीएस के ब्लॉग्स के थ्रू पता कर सकते हैं, जिसमें बीटीएस मेंबर्स ने ये बताया है कि ये शो उनके लिए काफी ज्यादा एग्जॉस्टिंग था। लेकिन इतनी मुश्किलों के बावजूद भी बीटीएस को इसकी वजह से उनका मोस्ट एम्बिशियस प्रोजेक्ट मिल जाता है, जो थी उनकी सबसे पहली फुल लेंथ स्टूडियो एल्बम। साउथ कोरिया में बिग हिट के पास इतना सफिशिएंट फंड नहीं था कि बीटीएस कोई अपनी स्टूडियो एल्बम रिलीज कर पाए, लेकिन अमेरिकन हसल लाइफ के टाइम लॉस एंजलिस में रहते हुए बीटीएस मेंबर्स कई सारे सॉन्ग्स रिकॉर्ड करवा लेते हैं, जिसमें वॉरेन जी जैसे रैपर्स उनकी मदद भी करते हैं। अमेरिकन हसल लाइफ जुलाई से लेकर अगस्त के मिड तक चलता है और इस शो के एंडिंग में बीटीएस को एक काफी खास टास्क दिया जाता है, जो था उनका फर्स्ट फ्री कॉन्सर्ट थ्रू सेल्फ प्रमोशन। इस टास्क में बीटीएस को लॉस एंजलिस के लोकल स्ट्रीट्स पर भेजा जाता है, जहां पर वो लोकल पीपल को अपने फ्री कॉन्सर्ट में इनवाइट करते हैं। पूरे एक दिन की सेल्फ प्रमोशन के बाद बीटीएस अपना सबसे पहला कॉन्सर्ट होल्ड करते हैं लॉस एंजलिस में, जहां सिर्फ 250 आर्मीज इस कॉन्सर्ट को अटेंड करते हैं। इसके अलावा बीटीएस लॉस एंजलिस में बेस्ड केपॉप म्यूजिक फेस्टिवल केकॉन, जिसको जेवाईपी एंटरटेनमेंट ने इस्टेब्लिश किया था, वहां पर भी वो लाइव परफॉर्म करते हैं। और फिर अगस्त के मिड में बीटीएस लॉस एंजलिस से साउथ कोरिया वापस आ जाते हैं। केपॉप हो या कोई भी दूसरी इंडस्ट्री, उसमें आर्टिस्ट के लिए स्टूडियो एल्बम काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। और भले ही एक्सटेंडेड प्ले या रीपैकेज एल्बम बिजनेस पर्सपेक्टिव से काफी ज्यादा अच्छी हों, लेकिन स्टूडियो एल्बम की कमर्शियल परफॉर्मेंस इन दोनों से काफी ज्यादा होती है। और फिर बीटीएस भी 20 अगस्त 2014 में अपनी फर्स्ट एवर फुल लेंथ स्टूडियो एल्बम डार्क एंड वाइल्ड रिलीज करते हैं, लीड सिंगल डेंजर और बी साइड ट्रैक वॉर ऑफ हार्मोन के साथ। बीटीएस की ये एल्बम असल में उनकी स्कूल ट्रिलॉजी की एक कंटिन्यूशन है, जिसमें इस एल्बम का कॉन्सेप्ट स्कूल टाइम से निकलकर एडल्टहुड में एंटर होने के टाइम से रिलेटेड होता है, यानी अब बच्चा नहीं रहा, बड़ा हो गया हूँ। और इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड होता है उसका लीड सिंगल डेंजर। स्कूल लव अफेयर के लाइट टोन के बाद बीटीएस फिर से डार्क एंड वाइल्ड में काफी ज्यादा डार्क थीम्स लेकर आते हैं। डार्क एंड वाइल्ड के ज्यादातर सॉन्ग्स लॉस एंजलिस में रिकॉर्ड किए गए थे, जिसमें हिप हॉप के साथ साथ आरएनबी, इलेक्ट्रॉनिक और रॉक म्यूजिक को भी ऐड किया गया था, जिसकी वजह से केपॉप में ऑडियंस को ये काफी ज्यादा यूनिक लगते हैं। और डार्क एंड वाइल्ड केपॉप की टिपिकल एल्बम से काफी ज्यादा यूनिक रहती है। डेंजर की लाइव परफॉर्मेंस भी म्यूजिक शो में ऑडियंस को काफी ज्यादा पसंद आती है। डार्क एंड वाइल्ड बीटीएस का मोस्ट एम्बिशियस प्रोजेक्ट था, लेकिन ये एक्सपेक्टेशन को मीट नहीं कर पाता। इस एल्बम की फर्स्ट डे सेल लिटरली 5000 प्लस तक रहती है और फर्स्ट मंथ सेल 50,000 तक, जो स्कूल लव अफेयर से काफ़ी ज़्यादा रहती है। लेकिन स्टूडियो एल्बम के पर्सपेक्टिव से ये परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा कम थी। इसके अलावा इस एल्बम के साथ जो सबसे बड़ा मिसफायर होता है वो था इसका बी साइड ट्रैक वॉर ऑफ हार्मोन। ये सॉन्ग काफ़ी ज़्यादा अच्छा तो था, लेकिन इसके लिरिक्स काफ़ी ज़्यादा मिसोजोनिस्टिक थे। गर्ल्स आर इक्वेशन एंड बॉयज डू दैम। ऑब्वियसली एलए बेस्ड हिप हॉप सॉन्ग्स में आपको इस तरीके के लिरिक्स सुनने को मिल जाएंगे, लेकिन केपॉप ऑडियंस के लिए ये लिरिक्स काफ़ी ज़्यादा इनअप्रोप्रिएट थे, जिसकी वजह से इस सॉन्ग को ना सिर्फ ब्रॉडकास्टिंग से बैन किया जाता है, बल्कि इसकी वजह से बीटीएस को अपने फीमेल फैन से काफ़ी ज़्यादा हेट भी मिलने लगता है। इंटेंस बैकलैश की वजह से बिग हिट और आरएम पब्लिक अपॉलॉजी भी इशू करते हैं और आरएम ये खुद एडमिट करता है कि इस सॉन्ग के लिरिक्स सच में काफ़ी ज़्यादा बैड थे। बीटीएस मेंबर्स ने भी अपने व्लॉग्स के थ्रू इस एल्बम को लेकर डिसअपॉइंटमेंट शेयर की थी। इन व्लॉग्स की वजह से बीटीएस को मिलने वाला क्रिटिसिज्म कम तो हो जाता है, मगर फिर से बीटीएस म्यूजिक शो विन करने का चांस मिस कर देते हैं। बिग हिट को बीटीएस के वॉर ऑफ हार्मोन की कंट्रोवर्सी के साथ साथ एक और बड़ा स्कैंडल फेस करना पड़ता है, जो हुआ था ग्लैम ग्रुप की मेंबर दाही के साथ। 2012 यानी बीटीएस के डेब्यू के एक साल पहले बिग हिट एंटरटेनमेंट ने सोर्स म्यूजिक नाम के म्यूजिक लेबल के साथ कोलैबोरेट करके एक गर्ल ग्रुप को भी डेब्यू करवाया था। इस ग्रुप का नाम था ग्लैम। अपने डेब्यू ईयर और 2013 में इस ग्रुप ने कमर्शियली काफी अच्छा परफॉर्म किया था, लेकिन 2014 में इस ग्रुप की मेंबर दाही का एक स्कैंडल ब्रेकआउट होता है, जहां उसने पॉपुलर एक्टर ली ब्यून हुन को ब्लैकमेल किया था।
इस स्कैंडल की वजह से दाही को 2 साल की सजा होती है। हालांकि ग्लैम ग्रुप एंटायरली बिग हिट एंटरटेनमेंट के अंडर नहीं था, लेकिन इस स्कैंडल की वजह से बिग हिट एंटरटेनमेंट को काफी ज्यादा लॉस होता है। मगर बीटीएस के स्टेबल करियर की वजह से बिग हिट अभी भी अपने पैरों पर खड़ी रहती है। इस बीच बीटीएस के लीडर आरएम को एक रैप चैलेंज मिलता है। वाईजी एंटरटेनमेंट के एक रियलिटी शो शो मी द मनी 3 में एक रैपर जिसका नाम था बॉबी, वो एक रैप सॉन्ग कम हियर का कवर परफॉर्म करता है, जिसमें वो बुलेट प्रूफ और मॉन्स्टर जैसे लिरिक्स को यूज करता है और ऑडियंस आसानी से ये समझ जाती है कि ये बीटीएस और आरएम को टारगेट कर रहा है। रैपर्स में इस तरीके के रैप चैलेंज काफ़ी ज़्यादा कॉमन है और ये किसी भी तरीके की डिसरिस्पेक्ट नहीं होती, लेकिन इस चैलेंज को यूज़ करके बीटीएस हेटर्स फिर से बीटीएस को टारगेट करने लगते हैं। आरएम इस चैलेंज को आंसर करने का फैसला करता है, जिसके लिए वो केपॉप के बिगेस्ट म्यूजिक शो का मेन स्टेज चुनता है, यानी एमनेट एशियन म्यूजिक अवार्ड। इस अवार्ड में बीटीएस का ये फर्स्ट अपीयरेंस था। एमनेट एशियन म्यूजिक अवार्ड 2014 में बीटीएस और एक और रैप ग्रुप ब्लॉक पी का एक कोलैबोरेशन कंपटीशन होता है, जिसमें ग्रुप के मेंबर्स आपस में डांस और रैप कंपटीशन करते हैं। और इसी कंपटीशन में आरएम बॉबी के उस रैप चैलेंज को भी आंसर करता है, जिसमें वो उसी सेम सॉन्ग को लिरिक्स चेंज कर परफॉर्म करता है। आरएम के इस रैप कंपटीशन की वजह से हेटर्स पूरी तरीके से साइलेंट हो जाते हैं और इसी अवार्ड शो में बीटीएस अपने सॉन्ग डेंजर को लाइव परफॉर्म भी करते हैं। कॉम्प्लेक्स कोरियोग्राफी और मल्टीपल डांसर्स की वजह से ये उनका 2014 का बेस्ट लाइव परफॉर्मेंस बन जाता है। इस परफॉर्मेंस की वजह से बीटीएस साउथ कोरिया में उन ऑडियंस का अटेंशन ग्रैब कर लेती है जिन्होंने अभी तक सिर्फ बिग 3 आइडल्स के ही सॉन्ग सुने थे। साथ ही साथ स्कूल लव अफेयर और डार्क एंड वाइल्ड की मैसिव एल्बम सेल्स की वजह से बिग हिट एंटरटेनमेंट बीटीएस का सबसे पहला वर्ल्ड टूर भी ऑर्गेनाइज करते हैं, जिसको 2014 बीटीएस लाइव ट्रिलॉजी एपिसोड 2 द रेड बुलेट टूर कहा जाता है। ये असल में एक एशियन टूर था, जिसमें बीटीएस साउथ कोरिया के साथ साथ जापान, फिलीपीन, सिंगापुर और थाईलैंड में विजिट करते हैं और इस टूर की लास्ट डेट ऐड की जाती है 3 मार्च 2015 को ताइवान में। 2014 में बीटीएस की एनिवर्सरी से पहले उन्होंने जापान डेब्यू भी कर लिया था, जहां उन्होंने अपने डेब्यू सॉन्ग नो मोर ड्रीम का जापानीज वर्जन रिलीज किया था, जिसको जापान में 12 जून 2014 को रिलीज किया जाता है। जिसके बाद 2014 जुलाई में यानी अमेरिकन हसल लाइफ से पहले बीटीएस अपने प्रीवियस एल्बम्स के लीड सिंगल और बी साइड ट्रैक के भी जापानीज वर्जन रिलीज करते हैं, जैसे नो, अटैक ऑन बैंगटन, बॉय इन लव और जस्ट वन डे। और फिर अगस्त में डार्क एंड वाइल्ड रिलीज होने के बाद डेंजर का भी जापानीज वर्जन रिलीज किया जाता है। 2014 के एंड में यानी 24 दिसंबर को बीटीएस अपनी फर्स्ट जापानीज स्टूडियो एल्बम वेक अप भी रिलीज करते हैं, जिसमें उनकी प्रीवियस एल्बम्स के नोटेबल ट्रैक्स के जापानीज वर्जन और 2 ओरिजिनल जापानीज सिंगल द स्टार्स और वेक अप शामिल होते हैं। ये एल्बम जापान के ओरिगॉन चार्ट्स में नंबर 3 पर डेब्यू करती है और तो और बीटीएस की उस टाइम की बेस्ट सेलिंग एल्बम भी रहती है जापान में। इसके अलावा अपने कई सारे सॉन्ग्स के जापानीज वर्जन बीटीएस अपने रेड बुलेट टूर जापान में परफॉर्म भी करते हैं। 2014 के एंडिंग में स्कूल लव अफेयर, जहां 20th और डार्क एंड वाइल्ड 14th बेस्ट सेलिंग एल्बम रहती हैं साउथ कोरिया में। और इतने बैकलैश के बाद भी डार्क एंड वाइल्ड गोल्डन डिस्क और सोल म्यूजिक अवार्ड में बॉन्सैंग यानी मेन प्राइज जीत जाती है। साथ ही साथ बीटीएस जापान गोल्डन डिस्क में बेस्ट न्यू आर्टिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड भी जीतते हैं, जो उनके लिए उस टाइम सबसे बड़ा अचीवमेंट था। तो ये थी बीटीएस की 2014 की हिस्ट्री। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करना और बीटीएस और केपॉप के रिलेटेड कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।